हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टूल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट 2, जहाँ पर हमें कंटिन्यू करना था स्टैंडर्ड्स सेटिंग प्रोसेस के साथ। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। तो सबसे पहले जो है ना ESB यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो भी ब्रॉड एरियाज है ना उन्हें आइडेंटिफाई करता है। मतलब कि वो एरियाज जहाँ पर हमें AS की ज़रूरत होती है ना, तो उन एरिया से सबसे पहले वो फाइंड आउट करता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स। अब स्टडी ग्रुप्स को है ना कंस्टिट्यूट करा जाता है ASB के द्वारा। ASB जो है ना वो स्टडी ग्रुप्स को कंस्टिट्यूट करती है ताकि कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ना उसे कंसीडर करा जा सके और प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जो भी है ना उसे प्रिपेयर करा जा सके। अब जो ये ड्राफ्ट होता है इसमें नॉर्मली क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होता है, स्कोप इंक्लूड होता है, उस जो भी हमारी जो भी AS है ना, जो भी ड्राफ्ट आया है उसे जो भी टर्म्स है ना उनकी डेफिनेशन इंक्लूड होती है। देखो, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने स्टडी ग्रुप्स को प्रिपेयर कर लिया ड्राफ्ट के लिए। तब जब वो ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाता है ना, उसे प्रिपेयर करते हैं और फिर उसका सर्कुलेशन करते हैं। तो अब जो भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना उसका सर्कुलेशन कहाँ कहाँ पर होगा, ये ICAI के जो काउंसिल मेंबर्स हैं ना ICAI के, वो उसे सर्कुलेट करते हैं बहुत सारी बॉडीज के साथ। MCA है जो कि हमारा SEBI है, C&AG है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है हमारा, फिर स्कॉप है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और भी बहुत सारे हैं। इनके पास ये ड्राफ्ट को पहुंचाया जाता है। अब जिनके पास भी ये ड्राफ्ट पहुंचाया गया ना उनसे एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, ठीक है, जिसके साथ एक मीटिंग होती है। जो भी हमारा प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना उसके ड्राफ्ट के बारे में, उस पर क्या किसके क्या क्या व्यूज़ है इसके बारे में एक मीटिंग होती है। अब जो भी एक्सपोजर ड्राफ्ट है ना, मीटिंग के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जब यह फाइनलाइज होने के बाद जो वो प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है ना उसे इशू करा जाता है, ताकि जो भी पब्लिक के कमेंट्स है ना वो नोटिस करा जा सके कि पब्लिक के क्या व्यूज़ हैं उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को लेकर। उसके बाद जो भी एक्सपोजर ड्राफ्ट में हमें कमेंट्स रिसीव हुए ना हम उन्हें कंसीडर करते हैं और फाइनलाइज करते हैं जो भी हमें कमेंट्स रिसीव्ड हुए। और ASB जो है ना वो उसे ICAI के काउंसिल में सबमिट करता है ताकि ICAI जो है ना उसे कंसीडर कर सके और उसकी इशुएंस को अप्रूव करे, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट। अब मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट में क्या होता है, ICAI जो है ना काउंसिल जो भी होती है ICAI की, उसमें उस जो भी प्रपोज्ड स्टैंडर्ड है ना उसको कंसीडर करा जाता है। और अगर उसमें ज़रूरत लगती है तो उसमें जो भी ड्राफ्ट में मॉडिफिकेशंस हैं ना वो करे जाते हैं ASB के कंसल्टेशन के साथ। अब मॉडिफिकेशन हो जाने के बाद हमारे जो है ना दो एंटिटीज़ आती है, हम एक आती है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ और एक आती है कॉर्पोरेट एंटिटीज़, ठीक है। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी AS है ना उसे ICAI इशू करती है। कौन इशू करती है? ICAI। और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए है उसे कौन इशू करता है? MCA इशू करता है NFRA की कंसल्टेशन के साथ। तो देखो, मैं एक फ्लो चार्ट दे रखा है, इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को। सबसे पहले हम एरिया को फाइंड करेंगे कि किस एरिया में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड है। फिर एक स्टडी ग्रुप बनाया जाता है ICAI के द्वारा, ठीक है, जिसमें MCA बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, MCA के, SEBI के, ये सब। इसमें हमारे पास जो भी ये ड्राफ्ट होता है इसमें क्या होता है इंक्लूड, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। फिर उस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करा जाता है और ये MCA SEBI वगैरह के पास सर्कुलेट करा जाता है, ठीक है। ऐसा फिर जो भी वो ड्राफ्ट जो भी हमारा ड्राफ्ट बना है उससे हम पब्लिक को इशू करते हैं ताकि पब्लिक के कमेंट्स को इनवाइट करें। फिर फाइनलाइज करते हैं उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को और उसके बाद जो भी कमेंट्स हमें रिसीव्ड हुए हैं ना उस एक्सपोजर ड्राफ्ट पे उसको हम कंसीडर करते हैं। और फिर उससे जुड़े हुए जो भी मॉडिफिकेशन लगते हैं वो ICAI जो है ना वो कंसीडर करता है, वो उन्हें अगर वो ज़रूरी होते हैं वो मॉडिफिकेशन तो वो ICAI उस मॉडिफिकेशन को करता है और फिर हम AS को इशू कर देते हैं।
अब एनसीई के नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के कौन इशू करता है, आईसीएआई इशू करता है। और जो भी हमारे कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं इसे कौन इशू करता है, एमसीए इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, किसी कंसल्टेशन के साथ, एनएफआरए की कंसल्टेशन के साथ। अब अगला टॉपिक आता है कि हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रिमूव हो गए हैं। पहला है 6 जो कि 10th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मिल चुका है। अब जो दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिमूव हुआ था वो था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। ठीक है, तो ये सारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इन पर हमारा एक स्पेसिफिक चैप्टर्स है। तो पहला हमने जैसे कि बात करी थी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये सारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये देख सकते हो आप कि चैप्टर 4 में हम ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। हम चैप्टर 4 से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शुरू होंगी, चैप्टर 3 तक हमें बस थ्योरी पढ़नी है। तो चैप्टर 4 में हमारा AS1, AS3, AS17, AS18, AS20, AS24 और AS25 है। उसके बाद इस तरह से हमारे सभी चैप्टर्स में कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड हैं। तो हमें 10th चैप्टर तक हमारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर हो जाएंगे और 11 से 15 चैप्टर तक हमारा अलग से सिलेबस आएगा। ये हर एक चैप्टर अलग से यूनिक होगा, मतलब कि इसके लिए आपको पहले के चैप्टर्स पढ़ने की कोई नीड नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की। ये अगला टॉपिक है। तो अब हमें है ना नीड आई थी कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना इन्हें हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ कन्वर्स करें। अब क्यों आई थी ऐसी नीड? तो सबसे पहले बात थी, पहला रीज़न था कि इंटरनेशनल मार्केट से हमें ना फंड रेज करने थे। हमारे देश में जो है ना पैसों की कमी थी, हमें इसलिए इंटरनेशनल मार्केट से थोड़े से पैसों को रेज करना था। अब जब हम इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करेंगे तो उन्हें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो ज़रूरत होगी। तो और अब हम अगर दूसरी कंट्रीज़ में भी जा कर के फर्म खोलेंगे ना हम इंटरनेशनल मार्केट से अपने देश में फर्म लाएंगे तो हम भी तो उनके देश में जा कर के फर्म खोलेंगे। तो इसलिए हमें है ना अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाना था, तो इसलिए हमें कन्वर्स करने की ज़रूरत आई थी। फिर हमारे जो बाहर के देश है ना ग्लोबली, हम वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सके, कंपैरेबिलिटी को मेंटेन कर सके और ट्रांसपेरेंसी है ना उसे भी मेंटेन कर सके, इसलिए हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ कन्वर्स करने की नीड आई थी। अब हमें चाहिए थी क्या, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, बड़े पैमाने पे हमें हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। तो इसलिए भी हमें कन्वर्स करना पड़ रहा था IFRS के साथ। तो क्या हमने कन्वर्स कर लिया था? नहीं, ये मुद्दा बहुत उठा था उस टाइम पे कि हम कन्वर्स करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर था कि नो, हम नहीं करेंगे कन्वर्स। हमने क्या करा था कि उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे ही अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट कर लिया था। मतलब कि हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं छोड़ा, हमने इन दोनों को ही मिक्स करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना दिया, जिसका नाम पड़ा क्या, इंड AS, जो कि हम पढ़ेंगे CA फाइनल में। अब ये जो चीज़ है ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IASB के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले जो था ना एक ग्रुप था लंदन में जिसका नाम था IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और ये जून 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका नाम बदलकर क्या हो गया था, IASB, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि IFRS एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की। तो देखो IFRS को कौन इशू करता था, IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, IAS इशूड बाय IASC एंड अडोप्टेड बाय IASB। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे ना वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इशू करती थी, जिसे अडोप्ट कर लिया था IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। फिर इंटरप्रिटेशन ऑन IAS इशूड बाय SIC।
अब IAS से यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जुड़े जो भी इंटरप्रिटेशन थे, इसे कौन इशू करता था? SIC। इसके बारे में भी हम जानेंगे थोड़ा और SIC के बारे में, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑन IAS IFRS इशूड बाय IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब जब ये IAS IFRS पे जो भी इंटरप्रिटेशन करने थे, इसे कौन इशू करता था? IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी इशू करती थी। तो देखते हैं IFRS किसने इशू करे थे? IASB ने इशू करे थे। IAS किसने इशू करे थे? IASC ने इशू करे थे। अब इंटरप्रिटेशन जो भी थे ना IAS पे, वो कौन इशू करता था? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी यानी कि SIC इशू करती थी, ठीक है। या SIC की फॉर्म देख लो। फिर इंटरप्रिटेशन इशूड बाय IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी ऑफ द IASB कोड IFRIC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। अब हमें इस चैप्टर में ना लास्ट टॉपिक पढ़ना है, कार्व आउट्स और कार्विन्स क्या होते हैं इंड AS में। तो आप देख सकते हो सर्टेन चेंज। देखो हम सिंपल से चीज़ कह सकते हैं कार्व आउट्स और कार्व इन्स के बारे में। कार्व आउट्स से मतलब कि आउट्स का मतलब है चीज़ों को निकालना, इनका मतलब है चीज़ों को लाना। तो कुछ गाइडलाइंस को हम अगर अपनी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अनुसार हम रिमूव करते हैं तो वो हो गया हमारा कार्व आउट्स। और हम हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें अंदर ला रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं कुछ गाइडलाइंस पे, तो वो हो गया कार्व इन, ठीक है। ये हम कहाँ पे करते हैं? इंड AS में करते हैं इन चीज़ों को चेंज। तो आप ये देख सकते हैं इंडियन AS की लिस्ट को। तो हमारे पास बहुत सारे इंड AS हैं। तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will be back with next chapter.